नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो निल्स बोहर ने 1913 में एक एटॉमिक मॉडल दिया था। निल्स बोहर से पहले एटॉमिक मॉडल देने वाले थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके पास ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति धारण कर लेगा और अंत में नाभिक में समा जाएगा। क्यों समा जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है। तो ऐसी सर्पिलाकार गति धारण कर लेनी चाहिए थी और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि एटम है वो एक स्टेबल पार्टिकल है। अतः रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां हैं। लेकिन इसके बाद में आया निल्स बोर ने इस कमियों को दूर करने के लिए बताया कि परमाणु में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो सभी जगह गति नहीं कर सकता, कुछ निश्चित ऑर्बिट में ही गति कर सकता है। यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही गति कर सकता है। तो इसने बताया कि निश्चित कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्यों नहीं करता है? फिर बात आती है कि आप देखो, जैसे परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा बोहर महोदय कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और नाभिक पर में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अपने बात करते हैं नाभिक में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। इसके लिए आप ऐसे ध्यान रखो, एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन, उस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है नाभिक में एक प्रोटॉन में, और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कोई एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं। तो एक प्रोटॉन पर आवेश है वो ई है, तो बताओ जेड प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा? जेड ई होगा। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव प्रकार का है। तो कुल मिलाकर अपने कह दें कि पॉजिटिव जेड ई चार्ज न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई नेगेटिव, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव में कितना? 19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति होती है वो अलग होती है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कैसी होगा? जैसे मान लो कूलाम ने एक नियम दिया था कि यदि दो आवेश है जो Q1 व Q2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच एक बल लगता है जो इन चार्ज के गुणनफल के
समानुपाती होता है, वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा बताया था कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और अपने नियतांक क्या लगा दिया, K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर, इससे कूलाम बल कहा जाता है। तो ये बल लग रहा है क्योंकि ये भी एक आवेश है और ये भी एक आवेश है और ये r दूरी पर है, तो इनके बीच में बल कितना लग रहा है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर बल लग रहा है। अब देखो आवेश Q1 है, आवेश Q1 है, यह नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस Zd। तो Q1 की जगह क्या लिख दें अपने, प्लस का Zd लिख दिया, और Q2 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश है, ये माइनस का E है। तो यहाँ पर क्या लिख दें अपने, प्लस Zd, और ये माइनस का क्या है, E, और प्लस माइनस का ये गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, F बराबर, तो F बराबर माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस है, के फिर जेड ई की स्क्वायर, 2e हो गई, ई की स्क्वायर अपॉन आर की स्क्वायर। ये इतना बल लग रहा है, किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। माइनस का चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह, ये बताता है कि ये बल कैसा है, अट्रैक्शन का है, आकर्षण का है, मात्र ये बताने का काम कर रहा है। अब जो ये बल है वो केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, उसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कैसा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, या इसको अपने कह दें केंद्र की तरफ बल लग रहा है या अंदर की तरफ बल लग रहा है, वो F इन है। अब कोई भी घूमती है वस्तु तो एक बाहर की तरफ भी बल लगता है, कोई भी घूमे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन v वेग से, m द्रव्यमान का, m मास का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है, तो उस पर एक बल लगेगा बाहर की तरफ। उस बल को क्या कह दिया, mv स्क्वायर अपॉन r। तो इसको F आउट कह दिया। ये F इन और F आउट बराबर है, लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। तो F इन बराबर है F आउट के, लेकिन चिन्ह क्या है, नेगेटिव का चिन्ह है। इसका मतलब इनकी दिशा अलग है। तो ये इन और आउट वाले दोनों बराबर रख दिए जाएं तो क्या आ जाएगा कि KZD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर MV स्क्वायर अपॉन R। R से R कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, R से R कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, MV स्क्वायर बराबर KZD स्क्वायर अपॉन R। तो अपने ऐसे कह दें कि नील्स बोर की पहली अवधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट नील्स बोर का क्या है कि MV स्क्वायर बराबर क्या है, KZD स्क्वायर अपॉन R, KZE स्क्वायर अपॉन R। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R क्या है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, जिसको अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए कहें तो एटॉमिक रेडियाई है, परमाणुीय त्रिज्या है R, और E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, Z एटॉमिक नंबर है, K क्या चीज है, K का मान होता है, K एक नियतांक है, K का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। मात्रक इससे आ जाएगा। देखो मात्रक निकालने के लिए यदि अपने सूत्र पास है तो मात्रक अपने को पता होता है कि F बराबर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। तो K निकालना हो तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर F है, इस R की स्क्वायर को इधर ले जाएं और Q1 Q2 को इधर ले जाएं, Q1 Q2। अब देखो F बल है, बल का मात्र क्या होता है, न्यूटन, R दूरी है, दूरी का मात्र क्या होता है, मीटर की स्क्वायर, और ये क्या है, चार्ज है, चार्ज का मात्र क्या होता है, कूलाम्ब, तो कूलाम्ब की स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर की स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब की स्क्वायर। तो ये इसका
मात्रक हो जाएगा कौन सी पत्ती में, एसआई पत्ती में। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पत्ती में। इसी को पहले एमकेएस कहा जाता था, एमकेएस का ये विस्तृत रूप ही है एसआई। तो एसआई पत्ती में कहीं या एमकेएस पत्ती में कहीं तो इसका मात्रक ये हो जाएगा। और सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक क्या होता है, एक होता है। यानी कि जब बात सीजीएस में हो तो के की जगह क्या रख सकते हैं अपने, एक। के की जगह एक रख देंगे तो एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेडी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से नील्स बोर की प्रथम अवधारणा की ये मैथमेटिक्स का सूत्र, ये अपने बार बार काम आएगा। इसको अपने याद कर लो, क्या करो, इसको MTR कर लो। MTR का मतलब मुझे तो रटो, बहुत ही सरल है। कि एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेडी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एक बात और देखो, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, यानी कि उस ऊर्जा उनके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, ऊर्जा में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण उनका स्पेक्ट्रम है वो सतत होना चाहिए था। लेकिन अपने जानते हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत होता है, नॉन कंटिन्यूस होता है। तो इसके बारे में है वो रदरफोर्ड समझाने में असमर्थ रहा था। रदरफोर्ड हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में अपने पोस्टुलेट पहला पढ़ा। अब पोस्टुलेट दूसरे में क्या बताया है रदरफोर्ड ने, बात करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, बोहर का द्वितीय पोस्टुलेट क्या है। बोहर ने द्वितीय पोस्टुलेट में बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं एमवीआर को, एमवीआर का मान h/2π, h/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान क्या हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से हो। दोबारा सुने कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो नील्स बोहर का ये द्वितीय पोस्टुलेट है कि इससे पता चलता है एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटीकृत है। और ये बोहर ने जो अवधारणाएं दी थी ये प्लांक के क्वांटा सिद्धांत पर आधारित थी। क्वांटा का अर्थ, क्वांटीकृत का अर्थ होता है कि इससे छोटा कोई संभव नहीं है। क्वांटीकृत का अर्थ होता है कि मिनिमम, यानी कि जो दो ऊर्जा है, जैसे मान लो एक E1 है एक E2 है, इनके बीच की कोई ऊर्जा अवस्था नहीं हो सकती, उसको कहेंगे अपने क्वांटीकृत। क्वांटीकृत जैसे छोटे से छोटा ऊर्जा का पैकेट प्लांक ने दिया था, एक की ऊर्जा है, छोटी से छोटी ऊर्जा क्या हो सकती है, E बराबर hν, यानी कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। एक पैकेट की ऊर्जा होती है E बराबर hν, यानी कि या तो ऊर्जा E बराबर hν होगी या E बराबर 2hν होगी, 3hν होगी, 4hν होगी, यानी कि 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 1 होगी, यानी कि 3.5 नहीं हो सकती। जिस प्रकार से अपने ऐसे कहीं स्टूडेंट की संख्या क्वांटीकृत है, जैसे मान लो या तो एक स्टूडेंट आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 2.5 स्टूडेंट आ गए आज पढ़ने, 3.5 आ गए, 4.25 आ गए, तो ऐसे बीच के डाटा संभव नहीं होते, उनको कहा जाता है क्वांटीकृत। तो ऊर्जा क्या है, क्वांटीकृत है। प्लांक ने बताया था ऊर्जा क्वांटीकृत है। इसी प्रकार कोणीय संवेग MVR है वो भी कैसा है, क्वांटीकृत है। और MVR का मान क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज n के गुणांक में होता है। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, बोहर का तीसरा पोस्टुलेट क्या है। तीसरे पोस्टुलेट में बताया गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जब कोई नीचे की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है यानी कि ऊर्जा मिलती है, तो वह छलांग लगाकर ऊंची कक्षाओं में
यानी कि हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। आप सभी जानते हो निम्न कक्षाओं की ऊर्जा कम होती है और जो उच्चतर कक्षाएं हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इसके लिए इसको निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए। जब इसको ऊर्जा मिलती है तो यह ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो मान लिया कि कितना ऊर्जा का अवशोषण किया, एक फोटोन का अवशोषण किया और एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hν होती है। प्लांक ऐसा कहता है ना कि उच्चतर ऊर्जा स्तर है मान लो E2 और निम्न ऊर्जा स्तर है E1। इनकी ऊर्जा में डिफरेंस कितना है, डेल्टा E कह दें या E2 माइनस E1 बराबर क्या कह दें, hν कह दें। यानी कि ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। निम्न ऊर्जा वाले को hν ऊर्जा मिल जाएगी तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा। या आपने ऐसे कह दें E2 को अपने फाइनल कह दें, E1 को क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज से कहाँ जा रहा है, वो फाइनल स्टेज में जा रहा है। तो इसकी ऊर्जा केंद्र को डेल्टा E कह दें या E कह दें या hν कह दें। ये नील्स बोहर का तृतीय पोस्टुलेट है। 3 पोस्टुलेट दिए थे, ये अंतिम पोस्टुलेट यही है कि जब निम्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वह छलांग लगाकर ऊंची कक्षाओं में चला जाता है और ऊंची कक्षाओं में वह बहुत कम समय के लिए ठहरता है, वापस निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा के फोटोन का जो अवशोषित किया था वो उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित प्रकाश होता है वो दृश्य क्षेत्र का होता है। कई बार कई अलग अलग मेटल में ये दृश्य का भी हो सकता है, जिससे यदि ये बाम्बर श्रेणी का होगा तो दृश्य का होगा। लाइमन कई प्रकार की श्रेणियां होती है, यानी कहीं से भी यदि प्रथम कक्षा में आता है तो इसको लाइमन कहते हैं, कहीं से भी द्वितीय कक्षा में आता है तो इसको बाम्बर कहते हैं। तो पहली श्रेणी होती है लाइमन, वो पैराबैंगनी की होती है। दूसरी पैराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, दूसरी होती है वो दृश्य की होती है। यदि ये बाम्बर श्रेणी का है तो वो रंगीन भी होता है। रंगीन का मतलब अपने देख सकते हैं उत्सर्जित प्रकाश को। बोहर के तीनों पोस्टुलेट पढ़ लिए अपने। पहला कहता है mv² बराबर ZD²/r, दूसरा कहता है mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणज है तो nh/2π, और तीसरा कहता है कि E2 माइनस E1 बराबर hν। तो इसकी इन तीनों पोस्टुलेट की समीकरणों की सहायता से अपने कुछ निकालेंगे कि बोहर रेडियस क्या होती है, बोहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले बोहर रेडियस। अपने देखो द्वितीय अवधारणा को उठाओ। पहले द्वितीय अवधारणा क्या कहती है, mvr बराबर nh/2π। यहां से अपने क्या कर लो, v निकाल लो। तो v बराबर क्या हो जाएगा, nh/2π। mr को इधर ले जाओ तो mr। अब इसकी स्क्वायर कर दो तो v² बराबर क्या आ जाएगा, n²h² इसकी भी स्क्वायर करोगे 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 4π² m²r²। अब v² का मान समीकरण 1 में रख दो। तो v² का मान क्या किया हमने, समीकरण 1 में पुट करने पर। तो समीकरण ए क्या कहती है, ए कहती है कि mv² बराबर होता है ZE²/r। तो v² की जगह ये v² का मान रख दो। इस v² की जगह यहाँ पर v² का मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा v² का मान क्या है, n²h² m² r² बराबर किसके है, ZE²/r के। तो बराबर हो जाएगा ZE²/r। जो कटता है उसको काट दो, एक r से एक r कैंसिल, m से m² कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या, देखो फिर बच गया उसको लिख दो। अब देखो n² h²
4 पाई की स्क्वायर एम। तो इधर से ZE2 को इधर ले आओ, तो Z को मैं इधर लिख देता हूँ, E2 को मैं इधर लिख देता हूँ। ZE2 दोनों नीचे आ गए, Z को इधर लिख दिया, E2 को इधर लिख दिया, और ये R तो कट गया था, इधर नीचे आ रहा है, इधर लाए तो बराबर किसके आ जाएगा, R के। तो ये R का यही सूत्र हो जाएगा। इसको अपने थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिखें तो R बराबर क्या है, n स्क्वायर Z, ये बदलने वाली चीज़ है, इसको अपने आगे निकाल लो, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम की 2, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ए की 2, यही सूत्र होता है रेडियस का। इसे याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपने सीधा ही आ जाए तो अपने निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि R बराबर n स्क्वायर बटे Z इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम की 2। तो इस प्रकार से आप याद कर लो, इनको निकालना भी बहुत सरल है कि दूसरी से v का मान निकाल कर v की स्क्वायर कर v की स्क्वायर को यहाँ रख दो पहली में, बस इतना सा काम है। अब n यहाँ पर कक्षा की संख्या है, जैसे ये पहली कक्षा है तो n बराबर 1, यदि दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2, यदि तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3, यानी कि ये सेल नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट और सेल एक ही चीज होती है। Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन है तो 1 लोगे, हीलियम है तो 2 लिथियम है तो 3 बेरिलियम है तो 4 बोरॉन, 5 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8, इस प्रकार से। और ये ध्यान रखना, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए लागू होता है, यानी कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तब लागू होता है, हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब लागू होगा, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 त्याग देगा तब लागू होगा, बेरिलियम प्लस 3 पर लागू होगा, बोरोन प्लस 4 पर लागू होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही काम करता है, बाकी पर काम में करता नहीं। H प्लांक कांस्टेंट है, H का मान आप जानते हो कितना होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, H हो गया प्लांक कांस्टेंट। पाई 22/7, पाई क्या होती है 22/7। M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये किस में है किलोग्राम में। और ये है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखो, यानी कि ये सभी चीज हैं, उनके मान निश्चित हैं, तो ये मान इसके अंदर रख दिए जाएं और कैलकुलेशन की जाए तो ये आएगा 0.529 आरंगस्ट्रॉम में। तो ये रेडियस होती है, एटम की जो रेडियस होती है वो 0.529 आरंगस्ट्रॉम में, आरंगस्ट्रॉम में इतनी रेडियस होती है किसकी, एटम की। रेडियस का सूत्र आ गया, बहुत रेडियस का सूत्र आपने कि n स्क्वायर बटे Z इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम की 2। अब देखो इसके मान अपने रखने के पश्चात में क्या आया, n स्क्वायर बटे Z इंटू 0.529 आरंगस्ट्रॉम। आरंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब देखो इसका मतलब Rn किसके समानुपाती है, n स्क्वायर अपॉन Z, और Z है वो एटॉमिक नंबर होता है, एक परमाणु के लिए निश्चित होता है, तो एक परमाणु के लिए R है वो n स्क्वायर के समानुपाती होगी। अलग अलग परमाणु की रेडियस की अपने को तुलना करनी हो, अनुपात निकालना हो तो फिर ये दोनों लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अपने ऐसे कह दें हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Z निश्चित हो गया कि Rn किसके समानुपाती होगी, n की स्क्वायर। अपने ऐसे कह दें कि ये पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या और तीसरी कक्षा की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, तो R समानुपाती n की स्क्वायर है, पहली तो 1 की स्क्वायर, दूसरी है तो 2 की स्क्वायर, तीसरी है तो 3 की स्क्वायर, तो 1:4:9 अनुपात होगा पहली, दूसरी और तीसरी रेडियस, यानी कि बहु रेडियस का अनुपात ये होगा। ऐसे कह दिया जाए आपको कि अलग अलग दे दे, एक मान लो आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन
एक दे दिया जाए मान लो आपको हीलियम प्लस, एक दे दिया जाए आपको लिथियम +2। इसकी मान लो कि आपको कह दिया जाए RH, ये मान लो कि n बराबर 2, सभी में n बराबर 2 है, तो इसकी R होगी तो n²/z है। अब की बार n निश्चित हो गया तो समानुपाती किसकी होगी, अब n निश्चित हो गया, n बराबर 2 अपने निश्चित कर दिया, तो क्या कहेंगे अपने R समानुपाती n²/z होता है, तो किस पर डिपेंड किया, अब z पर, तो z जिसका ज़्यादा उसकी रेडियस क्या होगी, कम। तो R1 अनुपात, इसको RH कहते हैं, इसको RHE कहते हैं, इसको RLI कहते हैं, तो अनुपात क्या रहेगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। तो इसको अपने सरल अनुपात में बदलने के लिए जो इसका लघुत्तम समापवर्ती ले लो, 3 2 अच्छा है, तो 6 से गुणा कर दो, 1/1 × 6 अनुपात 1/2 × 6 अनुपात 1/3 × 6, तो क्या जाएगा 6:3:2 ये होगा। यानी कि जिसका z ज़्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। n निश्चित कर दिया आपने, n निश्चित हो तब का अनुपात आइए। अब आपको कह दिया जाए n भी निश्चित न हो तो दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे कहा जाए कि हाइड्रोजन है उसकी तो R1 निकालनी है, हीलियम है उसकी R2 निकालनी है, और लिथियम है उसकी R4 निकालनी, यानी कि 4 का मतलब चौथी कक्षा की। ये +2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए लागू होता है, तो इसका अनुपात क्या होगा वो पूछ लिया जाए आपको, तो इसका क्या होगा n²/z करना पड़ेगा अपने को। इसका तो पहली कक्षा किया तो 1², दूसरी कक्षा किया तो 2², और चौथी कक्षा किया तो 4², बटे z इसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसका आ जाएगा 1:2:12 16 में 3 का भाग दिया 16/3, तो ये अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी आ जाए, आपकी यदि सूत्र याद है ना तो आराम से निकाल सकते हो, तो इस सूत्र को याद कर लो। तो ये तो है रेडियस। अब इसके बाद बात करते हैं अपने वेलोसिटी की। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, और बोहर त्रिज्या में किसी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, तो वेग ज्ञात करने के लिए अपने क्या करें, देखो वेग ज्ञात करना में बहुत सरल काम है। पहली समीकरण क्या है, mv² बराबर क्या होता है, z²/r। ये पहली अवधारणा है नील्स बोर की। दूसरी अवधारणा क्या होती है कि mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। ये द्वितीयक अवधारणा है, ये पहली उदाहरण द्वितीयक। इनका क्या कर दो, भाग दे दो एक दूसरे का, तो इसको एक दूसरे में समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, जो कटता है उसको काट दो, m से m कैंसिल, v² से 1 v कैंसिल, तो r को r से r कैंसिल, तो बचा क्या v बराबर क्या आ गया z²/nh, और बटे से बटे में होता है वो ऊपर चला जाता है 2π, तो क्या आ जाएगा v बराबर, इसको लिख दो। बदलने वाली चीज क्या है, z और n बदल सकता है, बाकी चीज बदलेगी नहीं, तो z/n आगे लिख दो। ये 2πe² है, 2πe²/h, और ये चीज अपने पता है 2 का पाई का e का h के मान निश्चित होते हैं, तो v बराबर क्या आ जाएगा z/n × 2.188 × 10⁶ मीटर/सेकंड। तो इस सूत्र से मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में, यानी कि हाइड्रोजन का नाभिक है और प्रथम कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, तो उसका वेग है vh। तो प्रकाश के वेग और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग का अनुपात क्या होगा वो, तो प्रकाश का वेग तो अपने जानते हैं कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और अपने वेग निकालने का सूत्र अपने निकाला था v बराबर z/n × 2πe²/h,
और इसका मान रखने पर आया था 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का Z भी 1 और प्रथम कक्षा है तो N भी 1, तो V क्या आ जाएगा, एक एक रखेंगे तो VE आ जाएगा 2.8। तो अपने देखो प्रकाश का वेग ये है ही, हाइड्रोजन के वेग का भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो आता है C/VH वो आता है 137। यानी कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी को 137 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगी। देखो C बराबर क्या हो जाएगा 137 इंटू VH, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको कितने गुना करते हैं 137, तो किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन है उसकी देखो वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ये पता चल रहा है अपने को 10⁻⁶ आ रहा है सूत्र में, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद बात करते हैं एनर्जी की, बोहर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। तो देखो काइनेटिक टोटल ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv² होती है, 1/2 mv²। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है kQ1Q2/R। अब देखो kQ1Q2/R होती है। अब देखो इसके अंदर नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन धनावेश, और प्रोटॉनों की संख्या Z होती है, टोटल आवेश हो गया Zd। और बाहर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उनके बीच की दूरी है वो R है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 Q1 क्या है Ze, Q2 इंटू E, ये माइनस का आवेश है ये प्लस का है, और kQ1Q2/R²। तो क्या होती है kQ1Q2/R²। तो k का k रख दिया Q1Q2/R, सॉरी R² नहीं आती, R ही आता है, यानी कि फोर्स होता है, बल होता है उसमें तो स्क्वायर आता है। और काइनेटिक एनर्जी में केवल ये पोटेंशियल एनर्जी में केवल R आता है, तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आएगा 1/2 kZe²/R। अब देखो और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा निशान माइनस का, और ये k CGS में k का मान क्या होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगी kZe²/R, और k का मान क्या होता है 1 CGS में, तो क्या आ जाएगी ये माइनस, और इसमें ये 1/2 नहीं होता, सूत्र में 1/2 नहीं होता, तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी -kZe²/R, और 1/2 होता नहीं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र ये हो जाएगा कि Ze²/R। और काइनेटिक एनर्जी का तो आप जानते हैं 1/2 mv², और अपने जानते हैं mv² बराबर Ze²/R होता है, mv² बराबर क्या होता है Ze²/R, mv² बराबर Ze²/R नील्स बोर की प्रथम अवधारणा से। अब देखो इसके आगे 1/2 है तो दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Ze²/R, यानी कि 1/2 mv² की जगह क्या लिख सकते हैं अपने 1/2 Ze²/R। अब देखो अब इन दोनों पर ध्यान दो आप लोग, किस पर, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर। अब बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है,
काइनेटिक एनर्जी 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, अब पोटेंशियल एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन आर, इसके आगे एक है लेकिन ये माइनस है, इसके आगे प्लस है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई टोटल, अपने मैं इधर लिख देता हूं, ई टोटल बराबर क्या है, कुल एनर्जी। पहले काइनेटिक लिखो, काइनेटिक क्या है 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर और ये 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो बड़ा कौन सा है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन माइनस का है, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर में से 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर गया तो क्या बचेगा, यानी कि एक में से आधा गया तो आधा बचा, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो निशान क्या आएगा, माइनस का, तो 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या आ जाएगी, ई टोटल। तो अब देखो अपने पास तीनों आ गई, ई काइनेटिक होती है 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, ई टोटल भी क्या होती है 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि काइनेटिक और टोटल बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इनका निशान में अंतर है, काइनेटिक के आगे प्लस का निशान है और टोटल के आगे माइनस का निशान है। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 गुना है, क्योंकि इसके आगे देखो 1/2 है और इसके आगे कुछ नहीं है, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि ई काइनेटिक की बात करें और ई पोटेंशियल की बात करें और ई टोटल की बात करें, तो देखें पोटेंशियल को मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि पोटेंशियल है वो बड़ी है, पोटेंशियल और ये काइनेटिक, तो काइनेटिक और टोटल तो ऊर्जा क्या है, बराबर है। देखो काइनेटिक और टोटल एनर्जी है वो बराबर है, 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस का निशान है, ये बराबर तो है लेकिन इनके निशान में क्या है, अंतर है, इसके आगे माइनस, किसी के आगे माइनस लगा दो तो इनमें संबंध आ जाएगा, तो ई काइनेटिक बराबर माइनस ई टोटल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ई काइनेटिक बराबर ई टोटल, यह इसके आगे माइनस का निशान लगा दो चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को माइनस से गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगी, टोटल को माइनस से गुणा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या संबंध है कि ई टोटल बराबर क्या है, ई टोटल बराबर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ई टोटल में क्या संबंध है, तो देखो टोटल तो 1/2 है, पोटेंशियल तो बड़ी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है टोटल से, तो क्या करना पड़ेगा, ई टोटल को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगी, ई पोटेंशियल आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को 2 से गुणा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ई टोटल को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि बड़ी होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना ये निशान पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों में माइनस का आता है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, और जबकि ये पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखो टोटल ऊर्जा आ गई अपने पास, टोटल ऊर्जा का सूत्र आया, क्या आया बोलो, ये आ गया टोटल एनर्जी का सूत्र कि ई टोटल इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर 1/2 जेड स्क्वेयर अपॉन आर, 2 नहीं है तो ये क्या हो जाती है, पोटेंशियल, और यदि माइनस को प्लस से कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक। अब आर का मान इसमें रख दें तो ई एनर्जी आ जाएगी, ई टोटल बराबर -1/2 जेड स्क्वेयर अपॉन आर, आर का मान रख दें